जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से ज्ञानधारा पब्लिकेशन का जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा लॉन्च किया गया है, सेकेंड एडिशन का यह बुक है। और इस बुक में जो है खास बात यह है कि जितने भी आपका एग्ज़ाम्स हुए हैं 2010 से लेकर के 2024 तक, वो सारे हल प्रश्न पत्र को जो है इस बुक में शामिल किया गया है। और बहुत ही ज़्यादा फैक्ट के साथ जो है इस बुक में जो है शामिल किया गया है सारे हल प्रश्न पत्र को। और इस बुक में एक और ख़ास बात यह है कि जो हुआ था 21,391 पोस्ट का, उस री एग्ज़ाम में जो है टोटल 3,000 प्रश्न पत्र को जो है पूछे गए थे। और प्रत्येक परीक्षा तिथि को जो है 5 प्रश्न सेटों का जो उपयोग किया गया है इस बुक में, याद रखिएगा। और यह जो है आपका बिहार पुलिस का सीरीज नंबर 1 है, याद रखिएगा। इस बुक में अगर हम बात करें कितने सेट होंगे तो टोटल 63 सेट्स होंगे। कितने सेट? तो 63 सेट होंगे। और प्रत्येक सेट जो है आपका रोज़ाना इस चैनल पर जो है आपको एक सेट डेली पूरे कंप्लीट डिस्कशन के साथ जो है आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीक़ों से जो है आपको यहाँ से पूरे डिस्कशन के साथ समझाया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए, आज जो है बिहार पुलिस सिपाही नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र को देखेंगे। परीक्षा की तिथि थी 7 अगस्त 2024, पेपर 1 था। तो प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है कि के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। प्रश्न संख्या 1 है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र जो है तैयार किया है। तो वह तैयार किया गया था जनहित याचिका। जनहित याचिका तैयार किया गया था। इसका डिस्कर्स है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका तंत्र तैयार किया। 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका यानी कि अपील की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी, क्योंकि अब गरीब लोग भी अदालत में इंसाफ पाने के लिए जा सकते हैं। आगे है कि जनहित याचिका यानी कि अपील के तहत सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। आगे है कि यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। यह जो है आपका अपील किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा जो है पीड़ित के पक्ष में दायर किया जा सकता है। भारतीय न्यायिक पद्धति में जनहित याचिका उस समय लाया गया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती यानी कि प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती थे। इनका PN भगवती का नाम हो जाएगा पूरा तो प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती। आगे है कि भारत में जनहित याचिका की अवधारणा का बीज सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने, किसने? तो सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के द्वारा 1976 ईस्वी में बम्बई कारागार सभा बनाम अब्दुल भाई के मामले में जो है बोया गया था। आगे है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। जनहित याचिका का जनक किसको कहा जाता है? तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 2 कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। किसी भी देश में अगर हम बात करें कानून बनाने का तो अंतिम अधिकार जो है वह संसद के पास होता है। किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है, याद रखिएगा। आगे है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा को सम्मिलित रूप से संसद कहते हैं। संसद का उल्लेख की बात करें किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में, याद रखिएगा। संसद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 79 में किया गया है। आगे है कि लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 जो कि राज्यसभा की संरचना से संबंधित है, राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। याद रखिएगा कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन कहा जाता है, और लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। आगे है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या की बात करें तो अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है
245 है। कितना है वर्तमान में? तो 245 है, याद रखिएगा। आगे है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्य को जो है मनोनीत किया जाता है। याद रखिएगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो टोटल 12 सदस्य को जो है मनोनीत किया जाता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य सीट की संख्या जो है सर्वाधिक है। कितना है? तो 31 है। अगला है राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसका विघटन जो है कभी नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसका विघटन जो है कभी नहीं हो सकता है। आगे है कि राज्यसभा यानी कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का? तो 6 वर्षों का। अगला है लोकसभा, जिसको निम्न सदन के नाम से जो है जाना जाता है। लोकसभा के गठन के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा पूछे तो राज्यसभा हो जाएगा 80, संसद की बात करें तो संसद हो जाएगा 79 में, और राज्यसभा हो जाएगा कितना में? तो 80 में, और लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 81 में हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। लोकसभा राज्यसभा की तरह अस्थाई सदन नहीं है, अर्थात इसका जो है विघटन 5 वर्ष या इससे पहले भी हो सकता है। आगे है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। पुनः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको 5 वर्ष कर दिया गया है। याद रखिएगा, यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा की अवधि को जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष जो है कर दिया गया था, लेकिन पुनः 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसको 5 वर्ष कर दिया गया है। आगे है कि भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है वो कितना थी? तो 8 हो जाएगा। आगे है कि वर्तमान में यह संख्या 33+1 यानी कि एक कौन हो जाएगा? तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो वह संसद कर सकता है। अगला है भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध का उल्लेख किया गया है। भारतीय निर्वाचन के संबंध में मुख्य 2 प्रकार की पद्धतियां अपनाई जाती है। कौन कौन सा है? तो पहला है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरा है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आगे है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। भारत में जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वहाँ लगभग हर जगह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाई जाती है, जैसे लोकसभा व राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन प्रक्रिया में। अगला है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यह निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य के निर्वाचन में अपनाई जाती हैं। भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। याद रखिएगा कि भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद जो है वह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। आगे है कि वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला है प्रश्न संख्या 3 की वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण जो है संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? तो वह राष्ट्रपति रखवाते हैं। कौन रखवाते हैं? तो राष्ट्रपति रखवाते हैं। आगे है इसका डिस्कस की भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट भी कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? तो बजट कहा जाता है, याद रखिएगा।
अगला है कि वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है। यह एक दस्तावेज बजट प्रक्रिया का हिस्सा होता है। अगला है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया है, याद रखिएगा। आगे है कि वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय के द्वारा आम बजट तैयार करवाया जाता है। किसके नेतृत्व में? तो वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय के द्वारा आम बजट को जो है तैयार करवाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. षणमुख सेठी। कौन हो जाएंगे? तो आर.के. षणमुखम सेठी हो जाएंगे, जिन्होंने पहला बजट पेश किया था। अनुच्छेद 75 के खंड आई राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू यह हो जाएंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। अगला है कि इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। अगला है कि पी.वी. नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अगर आपको पूछे कि पी.वी. नरसिम्हा राव के बारे में कि ऐसे कौन प्रधानमंत्री हुए जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो वह जाएंगे पी.वी. नरसिम्हा राव। अगला है कि 3 प्रधानमंत्री कौन कौन से? तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। इनकी मृत्यु की बात करें तो उनकी पदावधि के दौरान ही हो गया था। अगला है मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री थे। अगला है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। सर्वाधिक लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाले अध्यक्ष बलराम जाखर थे। कौन हो जाएंगे? तो सर्वाधिक लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाले अध्यक्ष हो जाएंगे बलराम जाखर, जिनका कार्यकाल की बात करें तो 9 वर्ष 329 दिन तक, यानी कि 1980 से लेकर के 1989 तक चला था। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है एवं भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। कौन? तो राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी पाटिल, और द्वितीय अगर पूछ ले तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी वर्तमान, याद रखिएगा। अगला है कि स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू। कौन हो जाएगा? तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। अगला है प्रश्न संख्या 4 की सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो उसमें शामिल हो जाएगा संघ व राज्य के बीच तथा राज्य व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या शामिल होता है? तो संघ व राज्य के बीच तथा राज्य व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा इसमें शामिल होता है, याद रखिएगा। इसका डिस्कस देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में संघ व राज्य के बीच तथा राज्य व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा जो है करवाना शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में क्या प्रावधान किया गया है? तो मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। कौन कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पहला, एक तरफ भारत सरकार तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य की सरकारें। दूसरा हो जाएगा कि 2 या 2 से अधिक राज्य के बीच उत्पन्न विवाद, और तीसरा हो जाएगा केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना। अगला है आपराधिक मामले। आपराधिक मामले यह ऐसी क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी हो, हत्या हो, दहेज हो, डकैती हो, ये सभी क्या हो जाएंगे? तो आपराधिक मामले हो जाएंगे, याद रखिएगा। इसमें जो है एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच का अदालत में केस फाइल करती है। अपराधी के दोषी पाए जाने पर जेल या जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। अगला है दीवानी मामले। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से है, जैसे जमीन विवाद हो, वस्तु की खरीदारी हो या किराया, तलाक, ये सभी हो जाएंगे दीवाने मामले। आगे है कि प्रभावित पक्ष न्यायालय में एक याचिका दायर करता है। कितने याचिका? तो एक याचिका दायर करता है। अगला है प्रश्न संख्या 5 की
रिग्मो क्या है? सोवा रिग्मो क्या हो जाएगा? तो हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति। सोवा रिग्पा क्या है? तो हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे है कि सोवा रिग्पा चिकित्सा की एक पारंपरिक पद्धति है जो भारत के हिमालयी क्षेत्र में प्रचलित है। यह चिकित्सा पद्धति तिब्बत से आई है और दुनिया भर में सबको पुरानी चिकित्सा परंपराओं में से एक है। सोवा रिग्पा शब्द का अर्थ उपचार का ज्ञान और यह भोटी भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा? तो भोटी भाषा से लिया गया है। सोवा रिग्पा के ज़्यादातर सिद्धांत और अभ्यास की बात करें तो आयुर्वेद के जो है समान हैं। आगे है सोवा रिग्पा में इलाज के लिए शरीर और मन के विकास को महत्व दिया जाता है। किसको? तो सोवा रिग्पा के इलाज के लिए शरीर और मन के विकास को जो है महत्व दिया जाता है। आगे है कि सोवा रिग्पा के अभ्यास को विनियमित करने के लिए धर्मशाला में तिब्बती चिकित्सा के लिए केंद्रीय परिषद स्थापित है। आगे है सोवा रिग्पा के संस्थाओं के लिए मुख्य भारतीय केंद्र लद्दाख और धर्मशाला है। कौन सा हो जाएगा? तो सोवा रिग्पा के संस्थाओं के लिए जो है मुख्य भारतीय केंद्र लद्दाख और धर्मशाला है। अगला है प्रश्न संख्या 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वह जगह कहाँ पर? तो कोलकाता में किया है। कहाँ पर किया है? तो कोलकाता में। आगे है कि हुगली के नीचे बनी मेट्रो सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है और हावड़ा मैदान को जो है एस्प्लेनेड से जोड़ती है। अगला है प्रश्न, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। कौन सा? तो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार जो है दिया जाता है। इसका डिस्कस है कि यह पुरस्कार भारत में हॉकी के गोलकीपरों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत में खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, भारत में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राशि में एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल किया गया है। क्या क्या शामिल किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में? तो एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए, वो भी नगद। आगे है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि। अर्जुन पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितना मिलता है? तो 15 लाख, द्रोणाचार्य में 15 लाख और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में तो 10 लाख रुपए का इनाम मिलता है। अगला है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो वो हो जाएगा कौन? तो जुगनू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो जुगनू। जुगनू जो है यह भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। जुगनू की बात करें तो एक नैनो सैटेलाइट है जिसे इसरो के मार्गदर्शन में IIT कानपुर के द्वारा जो है बनाया गया है। भारत के कुछ प्रमुख भू अस्थायी उपग्रह जैसे कि इनसैट, जीसैट, कल्पना 1, एडुसैट, हेमसैट, ये सभी हो जाएंगे भारत के प्रमुख भू अस्थायी उपग्रह। अगला है प्रश्न की सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। तो यह त्यौहार हो जाएगा किसको किसको? तो यह हो जाएगा भाई और बहन का त्यौहार है। सामा चकेवा जो है यह बिहार का एक प्रसिद्ध त्यौहार है और इसमें जो है भाई और बहन का जो है रिश्ते को समर्पित किया गया है। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष की बात करें तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 7वीं से पूर्णमासी तक मनाया जाता है। आगे है बिहार के अन्य लोक नाट्य जैसे विदेशिया हो जाएगा। यह जो है भोजपुर क्षेत्र के अत्यंत लोकप्रिय इस नाट्य में महिला पात्र की भूमिका पुरुष कलाकारों के द्वारा निभाया जाता है। जाट जाटिन, यह हो जाएगा केवल अविवाहित द्वारा इस लोक नाट्य में जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। डोमकच है अगला। तो डोमकच जो है यह नाट्य घर आंगन में ही बारात जाने के बाद वह अन्य विशेष अवसरों पर विवाहित महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस लोक नाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत हास्य परिहास, अश्लील हाव भाव तथा संवाद को जो है प्रदर्शित किया जाता है डोमकच में।
अगला प्रश्न है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। प्रश्न संख्या 10 है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो वह हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार कौन हो जाएगा, तो उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएगा। आगे है कि शाहजहां के कार्यकाल को वैभव और पराकाष्ठा के कारण मुगल काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। अन्य तथ्य है जैसे शाहजहां ने 24 फरवरी 1628 ईस्वी को, कब, तो शाहजहां ने 24 फरवरी 1628 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाया था। कहाँ पर करवाया था, तो आगरा में। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा जो है करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया है आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण, तो शाहजहां के द्वारा। आगे है कि शाहजहां के काल में आए प्रमुख यात्री जैसे हो जाएंगे फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवनियर। मनुची जो कि इटली का था, पीटर मुंडी इसने अकाल का वर्णन किया है। शाहजहां ने इनायत खां जिन्होंने शाहजहांनामा लिखा को संरक्षण दिया। बसावन उत्कृष्ट मुगल चित्रकार थे। इनका संबंध की बात करें तो आधुनिक उत्तर प्रदेश से था। इन्हें अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता है। किसको, तो बसावन को। अगला है अब्दुल समद। अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि एवं मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को जो है जरी कलम की उपाधि प्रदान किया था। किसने किया था प्रदान, तो अकबर ने। अगला है प्रश्न कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था। बिंबिसार का जो प्रसिद्ध राजवैद्य था जीवक, वह कहाँ का निवासी था, तो वह जगह राजगृह का। कहाँ का, तो राजगृह का निवासी था। आगे है कि मगध में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। मगध में हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो बिंबिसार हो जाएंगे। इन्होंने 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक जो है मगध पर शासन किया। इनका उपनाम की बात करें तो क्या था, तो सेनीय था। यानी कि अस्थायी सेना रखने के कारण इसको जो है सेनीय के नाम से जो है जाना जाता था। अवंती राज्य के राजा चंडप्रघोत जब बीमार यानी कि पांडु रोग से ग्रस्त हुए तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को जो है चंडप्रघोत की सेवा में उज्जैन भेजा। कहाँ पर भेजा, तो उज्जैन भेजा। अगला है निर्देश की निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 12 से 14 के उत्तर के सही विकल्प चुनिए। गद्यांश दिया हुआ है तो आप लोग को जो है आपको एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। उसमें जो है आपको जितने भी क्लास जो है करवाए जाते हैं वो सारे क्लास का पीडीएफ जो है उस टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है। तो आप लोग जो है वहाँ से इस पीडीएफ को पाके आप लोग एक एक गद्यांश को जो है और एक एक फैक्ट को अच्छा से पढ़ लीजिए और वहाँ से जो आप लोग आंसर को मिला लीजिएगा एक बार। अगला है प्रश्न संख्या 12 कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। आंसर हो जाएगा कि बाल श्रम समाप्त करना सरकार का क्या है, तो दायित्व है। अगला है प्रश्न संख्या 13 की गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। गद्यांश के अनुसार की बात करें तो बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। तो यह हो जाएगा कि बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन जो है छीन जाता है। क्या छीन जाता है, तो बच्चों का बचपन छीन जाता है, इसीलिए जो है सार्थक प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है। किससे संबंधित, तो बाल श्रम से संबंधित है। अगला है प्रश्न संख्या 15 राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो इसमें संवैधानिक प्रावधान है कि राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। कितना से कम नहीं होगा और कितना से अधिक, तो 1/3 से अधिक नहीं होगा, याद रखिएगा। आगे है कि राज्य में विधान परिषद की संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्य की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। किससे कम नहीं होगी, तो 40 से कम जो है वह नहीं होगी। आगे है कि केंद्र की तरह राज्य में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है।
राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद जहां हो और विधानसभा सम्मिलित होती हैं। आगे है संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण तथा उत्सादन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। किसमें? तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत जो है विधान परिषद का निर्माण तथा उत्सादन की प्रक्रिया का जो है वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड 3 के अनुसार विधान परिषद के सदस्य का निर्धारण इस प्रकार होता है, यानी कि 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, जिला परिषदों आदि के सदस्य से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के हायर सेकेंडरी या उच्च शिक्षा संस्थान में कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हो। अगला है कि 1/12 सदस्य उन स्नातक के द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता से जुड़े हो। वर्तमान में केवल 6 राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र में जो है विधान परिषद विद्यमान है। उत्तर प्रदेश में कितने हो जाएंगे? तो 100, कर्नाटक में 75, बिहार में 75 और आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40 तथा महाराष्ट्र में हो जाएंगे 78। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का जो है 1/10वां इनमें से जो भी हो वो अधिक हो गणपूर्ति होगा। अगला है प्रश्न कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे। प्रश्न संख्या 16 है कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे। कब चुनाव हुए थे? तो जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थान में से 208 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग की बात करें तो 78 मुस्लिम स्थान में से जो है वह 73 प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्य का भी जो है समर्थन प्राप्त हुआ। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अगर पूछे कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई जिसे कांग्रेस कार्य समिति ने 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में जो है स्वीकार कर लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली यानी कि लेबर पार्टी के सदस्य थे। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो उनके पद से जो है कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो तो हटा सकते हैं। अगला है कि अनुच्छेद 124 के खंड 5 के अनुच्छेद 124 के खंड 5 के तहत संसद विधि के द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है। न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है। यह प्रस्ताव यदि लोकसभा से शुरुआत होती है तो 100 सदस्य के हस्ताक्षर अध्यक्ष को देने के बाद ही प्रस्ताव पेश हो सकता है। यदि यह प्रस्ताव यदि राज्यसभा से शुरुआत होती है तो 50 सदस्य के हस्ताक्षर सभापति को देने के बाद ही प्रस्ताव को जो है पेश हो सकता है। लोकसभा में अगर पूछे तो 100 सदस्य और राज्यसभा में पूछे तो कितने सदस्य? तो 50 सदस्य हो जाएंगे। अगला है प्रश्न संख्या 18 की निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जो पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? तो वह हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। कौन हो जाएगा? तो हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। आगे है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसका संकेत जो है H तथा परमाणु संख्या कितना होता है? तो 1 होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं अर्थात केवल एक प्रोटॉन होता है।
हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हेनरी केवेंडिश ने। अगला है हाइड्रोजन का उपयोग। तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है किस में? तो वनस्पति घी के निर्माण में। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा बनाने में ईंधन के रूप में, ये सारे में जो है हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगला है नाइट्रोजन यानी कि N2। नाइट्रोजन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख घटक है। और यह जो है वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है नाइट्रोजन? तो 78%। नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव है जो यूरिया में जो है 46% तक पाई जाती हैं। जीवधारी नाइट्रोजन को पेड़ पौधे से प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा कि जीवधारी जो होते हैं वो नाइट्रोजन को पेड़ पौधे से प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। अगला है नाइट्रोजन का उपयोग। नाइट्रोजन का उपयोग हो जाएगा वायुयान के टायरों में भरा जाता है। क्रायो बैंक एवं XC2 संरक्षण में, नाइट्रोजन विद्युत बल्ब में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरने का काम आता है। अमोनिया के उत्पादन में, ये सभी में जो है नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए प्राणदायिनी गैस है क्योंकि यह गैस जंतु जगत द्वारा श्वास के रूप में बाहर छोड़ी जाती है तथा पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 को जो है ग्रहण कर जीवित रहते हैं। अगला है कि वायुमंडल में इसकी मात्रा यानी कि CO2 का मात्रा कितना होता है? तो 0.03% होता है। CO2 गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है। CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होता है। कैसा होता है CO2 गैस की प्रकृति? तो अम्लीय होता है तथा यह गैस जो है आपका चूने के जल को जो है दूधिया कर देता है। कौन सा? तो CO2 गैस। CO2 का जलीय घोल कार्बोनिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो CO2 का जलीय घोल जो है आपका कार्बोनिक अम्ल कहलाता है, याद रखिएगा। अगला है मीथेन। इसका होता है CH4। यह एल्केन श्रेणी CnH2n+2 का प्रथम सदस्य होता है। प्राकृतिक गैस, बायोगैस इत्यादि के मुख्य अवयव मीथेन गैस है। अगला है कि कोयले की खानों में मीथेन तथा वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है, अतः मीथेन को जो है फायर डैम्प भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मीथेन को? तो फायर डैम्प भी कहा जाता है। मीथेन का उपयोग की बात करें तो ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो वह जगह इमल्सन। अंडे की जर्दी जो है आपका कोलाइड का इमल्सन का प्रकार है, याद रखिएगा। अगला है इमल्सन में 32% फॉस्फोलिपिड होते हैं। इमल्सन में कितने प्रतिशत फॉस्फोलिपिड होते हैं? तो वह जगह 32%। अगला है कोलाइड विलयन। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड क्या है? तो एक विषमांगी मिश्रण है। आगे है कि कोलाइड के कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच, यानी कि इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से जो है आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। अगला है कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब कोलाइड के कण को शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं अर्थात अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि के द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं किंतु अपकेंद्रीयकरण तकनीक के द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। अगला है कोलाइड के सामान्य उदाहरण। जैसे प्रक्षिप्त प्रवस्था में बात करें, प्रक्षेपण माध्यम में बात करें और प्रकार और उदाहरण। जैसे द्रव्य में हो जाएगा गैस, यानी कि परिक्षिप्त प्रवस्था क्या हो जाएगा? तो द्रव्य। परिक्षेपण माध्यम की बात करें तो गैस, और प्रकार की बात करें तो एरोसोल, और उदाहरण हो जाएगा इसका कौन सा? तो कोहरा, बादल, कुहासा। ठोस, गैस, एरोसोल, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। गैस से द्रव हो जाएगा जो फोम, शेविंग क्रीम। द्रव से द्रव, इमल्सन, दूध, फेस क्रीम, ये सभी हो जाएगा। ठोस, द्रव्य, सोल, मैग्नीशिया, मिल्क, कीचड़। गैस, ठोस, फोम। फोम, रबर, स्पंज, प्यूमिस। द्रव्य, ठोस, जेल, जेली, पनीर, मक्खन। ठोस, ठोस, ठोस सोल। रंगीन, रतन, पत्थर, दूधिया, कांच। आगे है कि कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती हैं। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना जो है टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। अगला है आयरन, यानी कि लोहा का परमाणु प्रतीक क्या है? तो लोहा का हो जाएगा Fe। लोहा का क्या हो जाएगा? तो Fe हो जाएगा लोहा का प्रतीक चिन्ह।
आगे है तत्व का नाम, प्रतीक चिन्ह। ये सारे जो है आपको पीडीएफ जो है ये सारे आपका टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 21 की, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो ये हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा? तो sp3 हो जाएगा। आगे है कि जल में ऑक्सीकरण परमाणु की संकरण अवस्था sp3 है। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन परमाणु एक 2s और 3 2p कक्षक को मिलाकर 4 संकर कक्षक बनाता है। ये संकर कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के चारों ओर चतुष्फलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अगला है जल का अणुसूत्र H2O होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है, अर्थात इसका pH मान 7 होता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व जो है अधिकतम तथा आयतन जो है न्यूनतम होता है। अगला है जल के प्रकार, यानी कि कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर, यह साबुन के साथ फेन उत्पन्न नहीं करता है। कठोर जल जो होता है आपका साबुन के साथ फेन को उत्पन्न नहीं करता है। इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम कोलाइड सल्फेट व बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। अगला है मृदु जल यानी कि सॉफ्ट वाटर, यह साबुन के साथ आसानी से फेन उत्पन्न करता है। यह जल पीने की दृष्टि से उपयुक्त होता है। कौन सा जल? तो सॉफ्ट वाटर। अगला है जल की कठोरता। अस्थायी कठोरता है कि यह कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के कोलाइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट मिलाकर सोडियम कार्बोनेट को जो मिलाकर जो है करने से दूर हो जाती हैं। अगला है अस्थायी कठोरता। यह कठोरता उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से लवण घुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता उसे उबालकर जो है दूर कर ली जाती हैं, और अस्थायी में अगर पूछे तो गर्म करके। अगला है प्रश्न कि यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक है। यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे राम कुमार। कौन हो जाएंगे? यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक तो राम कुमार हो जाएंगे। आगे है रचनाकार रिपोर्ताज, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु, इनका हो जाएगा ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा। धर्मवीर भारती का हो जाएगा युद्ध यात्रा। राग्य राघव का हो जाएगा तूफानों के बीच, और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का हो जाएगा छन बोले कन मुस्काए। क्या हो जाएगा? तो छन बोले कन मुस्काए, यह हो जाएगा कन्हैया मिश्र प्रभाकर का। शिवदान सिंह चौहान का हो जाएगा लक्ष्मीपुरा। अगला है प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर को जो है चुनिए। सूची 1 में क्या है? तो मुहावरा। सूची 2 में है अर्थ, यानी कि छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना मतलब कि साथ रहकर परेशान करना। छाती पर मूंग दलना मतलब साथ रहकर परेशान करना। बी में है छाती पर पत्थर रखना। छाती पर पत्थर रखना यानी कि धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। धैर्यपूर्वक कष्ट को सहना क्या हो जाएगा? छाती पर पत्थर रखना। सी में है छाती पर सांप लौटना। तो छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना, और छाती ठोकना मतलब कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। आगे है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण मुहावरे एवं उसका अर्थ, जैसे कि मुहावरा हो जाएगा डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा, इसका अर्थ हो जाएगा संकट में पड़े को थोड़ी मदद। संकट में पड़े को थोड़ी मदद, यानी कि डूबते को तिनके का सहारा। तिनके को पहाड़ करना यानी कि छोटी बात को बड़ी बनाना। दिन दुगनी रात चौगुनी यानी कि खूब उन्नति होना। दूध का दूध पानी का पानी यानी कि निष्पक्ष न्याय हो जाएगा। गंगा लाभ होना यानी कि मर जाना। गंगा लाभ होना मतलब क्या हो जाएगा? तो मर जाना। कपास ओटना यानी कि सांसारिक काम धंधों में लगे रहना। कमर कसना दृढ़ संकल्प करना। नाक पर मक्खी न बैठने देना यानी कि खरे स्वभाव का होना। नाक पर मक्खी न बैठने देना यानी कि खरे स्वभाव का होना। उल्लू सीधा करना यानी कि अपना स्वार्थ साधना। एक आंख से देखना यानी कि समान भाव रखना। ओस के मोती, इसका क्या हो जाएगा? तो क्षण भंगुर। ओखली के सिर में देना। ओखली में सिर देना यानी कि इच्छापूर्वक किसी संकट में पड़ना। अगला है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? राज्यसभा यानी कि राजा के लिए सभा,
गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त, और सेना नायक यानी कि सेना नायक। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा यानी कि राजा के लिए सभा। यह जो है समास विग्रह नहीं है, गलत दिया हुआ है। यह हो जाएगा राज्यसभा यानी कि राज्य के लिए सभा, यह समास विग्रह नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा का समास विग्रह हो जाएगा राजा की सभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो राजा की सभा। अगला प्रश्न है कि डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थों को जीव द्रव्य नाम दिया। किसने दिया था? तो जे.ई. पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने जो है ना कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। अगला है जे.ई. पुरकिंजे ने सन 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। जीव द्रव्य एक तरल, गाढ़ा, लसलसा, पारभाजी, वजन युक्त व रंगहीन पदार्थ है। जीवों की सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के द्वारा ही होता है, जिस कारण इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जो है जल होता है। कितने प्रतिशत भाग? तो 80% भाग जल होता है। अगला है कि जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है। जीव द्रव्य का 99% भाग 4 तत्व से मिलकर बना है। वह कौन सा हो जाएगा? तो ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो वह करता है अस्क्लेरेनकाइमा। कौन करता है यांत्रिक शक्ति प्रदान? तो अस्क्लेरेनकाइमा। अस्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ उत्तक नामक सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। अस्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ उत्तक लंबी संकरी कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा लिग्निनी होती हैं। अधिकांश में ये मृत होते हैं। इसमें जो है प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। अस्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ उत्तक मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। इनके उदाहरण है जूट, पटवा आदि। ये सभी हो जाएंगे किसके उदाहरण? तो अस्क्लेरेनकाइमा के। अगला है उत्तक और इनसे संबंधित कार्य, जैसे एपिडर्मस उत्तक। एपिडर्मिस उत्तक हो जाएगा, यह कोशिकाओं की एक परत द्वारा पौधे के बाहरी भाग को ढकता है। जाइलम उत्तक हो जाएगा, यह जल व खनिज लवण का संवहन करता है, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। फ्लोएम उत्तक हो जाएगा, मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। किसका काम है? तो फ्लोएम उत्तक का। अगला है जाइलम और फ्लोएम संवहनी उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम क्या है? तो वह जगह संवहनी उत्तक। अगला प्रश्न है कि हरी पत्तियों भोजन को किस रूप में संग्रहित करती हैं? हरी पत्तियाँ भोजन को किस रूप में संग्रहित करती हैं? तो वह करती है स्ट्रॉच के रूप में। हरी पत्तियाँ जो है भोजन को स्ट्रॉच के रूप में जो है संग्रहित करती हैं। अगला है कि स्ट्रॉच यानी कि मंड वह भोजन है जो पौधे की पत्तियों में जमा हो जाता है। कहाँ पर जमा होता है? तो पौधे की पत्तियों में। आगे है कि स्ट्रॉच यानी कि मंड एक पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयाँ शामिल है। यह प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। आगे दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी लाल रंग है। कौन सा हो जाएगा? तो प्रकाश संश्लेषण में हो जाएगा सर्वाधिक प्रभावकारी रंग तो लाल रंग हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी होती है। अगला है प्रश्न संख्या 28 कि 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संसाधन हैं? तो हो जाएगा 1645। 31 मई 2024 तक संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव यानी कि यूनाइटेड नेशन एकेडमिक इम्पैक्ट के 1645 संस्थान सदस्य एवं 156 देश सदस्य हैं। अगला है UNAI यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक प्रभाव उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति और अनुसंधान के संस्थानों को संयुक्त राष्ट्र और एक दूसरे के साथ संरेखित करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र पहल है। इसका गठन की बात करें तो 18 नवंबर 2010 को किया गया था। याद रखिएगा INAI का गठन 18 नवंबर 2010 को किया गया था।
अगला है कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा और सतत विकास के बीच पारस्परिक संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करना। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब कब पारित हुआ था? तो वह हुआ था कब? तो वह हुआ था 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में जो है आया। अगला है, यह आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्तों से मिलकर बना है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति, एक समिति, प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री की सिफारिश पर करता है। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त को उनके पद से पदमुक्त भी कर सकते हैं। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त वो हो जाएंगे कौन? तो वजाहत हबीबुल्लाह। कौन हो जाएंगे? भारत के पहला मुख्य सूचना आयुक्त तो वजाहत हबीबुल्लाह हो जाएंगे। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो जाएंगे? तो हीरालाल सामरिया। कौन हो जाएंगे? तो हीरालाल सामरिया हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो वह घोषित किया गया है वर्ष 2023 को। किसको? तो वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो है वो घोषित किया गया है। आगे है कि मोटे अनाज का वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव भारत द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा लाया गया था। आगे है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित वर्ष, जैसे 2019 हो जाएगा तो देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। यह हो जाएगा 2019 क्या? तो देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हो जाएगा 2019। अगला है 2024, तो यह हो जाएगा उष्णगणों कैमिलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2025 हो जाएगा क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला है अंतर्राष्ट्रीय दशक, जैसे 2022 से 32, यह हो जाएगा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक। और 2021 से 30 हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस। 2019 से 28 हो जाएगा नेल्सन मंडेला शांति दशक। अगला है प्रश्न कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? लगभग सभी पादप कोशिकाओं में जो है कौन अनुपस्थित रहता है यानी कि नहीं रहता है? तो वह जगह तारक काय हो जाएगा, यानी कि सेंट्रोसोम। अगला है कि तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहेंगे? तो तारक के अंदर जो एक या दो कण की जैसी जो रचना होती है उन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करती है। तारक काय की खोज किसने किया था? तो बोबेरी ने। याद रखिएगा कि तारक काय की खोज बोबेरी ने किया था। अगला है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। सेलुलोज का बना होता है यह, और वह जो है कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। कौन? तो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। अगला है लवक प्लास्टिड। प्लास्टिड के 3 प्रकार होते हैं। कौन सा? तो हरित, वर्णी एवं अवर्णी लवक। हरित लवक को पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहते हैं। हरित लवक को क्या कहेंगे? तो पादप कोशिकाओं का रसोई घर। इसमें जो है राइबोसोम पाया जाता है। अगला है वर्णी लवक। प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे बीज, पुष्प, फल भित्ति आदि में पाए जाते हैं। अगला है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है, जैसे जड़ों में, भूमिगत तना आदि में। अगला है रसधानियाँ। रसधानियाँ कोशिका की निर्जीव रचना है। यह एकल झिल्ली से आवृत होती हैं। रसधानियाँ जो है कोशिका की निर्जीव रचना है। यह एकल झिल्ली से आवृत होती हैं जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? तो टोनोप्लास्ट कहेंगे, याद रखिएगा। अगला है कि जंतु कोशिकाओं में यह अनेक एवं छोटी होती हैं, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का लगभग 90% जो है स्थान घेरती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो वो होता है बहुविभाजन।
बहुविभाजन द्वारा जनन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक ही जनक कोशिका से कई संतति कोशिका जो है उत्पन्न होते हैं। बहुविभाजन द्वारा जनन एस्चेरिचिया कोलाई, क्लोरोएस्ट्रियन आदि में भी देखा जाता है। अगला है अलैंगिक जनन के अन्य प्रकार, जैसे मुकुलन। इस विधि में एक ही स्थान पर कोशिका विभाजन के कारण एक कली या बहिर्गमन से नया जीव बनता है। किस में? तो मुकुलन में। इसका उदाहरण हो जाएगा खमीर, जेलीफिश, हाइड्रा इत्यादि। दूसरा है द्विविभाजन। इस विभाजन में जनन कोशिकाओं दो संतति कोशिका में विभाजित होता है। द्विविभाजन में जो है ना, जनन कोशिका दो संतति कोशिका में विभाजित होती हैं। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम। तीसरा है पुनर्जनन। इस प्रक्रिया में कुछ जीव खोए हुए या कटे हुए शरीर के अंगों को प्रतिस्थापित या पुनः स्थापित करते हैं। जैसे छिपकली, तारा मछली, ये सभी हो जाएंगे पुनर्जनन का उदाहरण। अगला है प्रश्न कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। प्रश्न है हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया जो है संतान में आनुवंशिक स्थिरता जो है कैसे सुनिश्चित करती है। तो वो कैसे करेगी? तो हाइड्रा में मुकुलों के पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। याद रखिएगा, अलैंगिक जनन जो है वो किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा। और लैंगिक जनन अगर पूछे तो वो होता है युग्मक यानी कि गैमिट के द्वारा। अगला है प्रश्न कि कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है लिंग निर्धारण आनुवंशिकी कारकों पर निर्भर करता है। जैसे प्रश्न है बहुत ही अच्छा कि कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण जो है पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह कहाँ पर देखा गया है? तो यह जो है ना लिंग निर्धारण आनुवंशिकी कारक पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। आगे है इसका कुछ फैक्ट्स, जैसे सरीसृप वर्ग की कुछ प्रमुख विशेषताएं। जैसे हो जाएगा पहला कि इनका शरीर शुष्क शल्ययुक्त त्वचा से ढका रहता है। दूसरा है त्वचा रूखी होती है तथा इसमें ग्रंथियां नहीं पाए जाते हैं। इसमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं। चौथा है कि हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का बना होता है। यानी कि सरीसृप का जो हृदय होता है वो कितने प्रकोष्ठ का बना होता है? तो 3 प्रकोष्ठ का। लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। लाल रुधिर कणिकाएं इसमें पाई जाती हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये अंडोत्सर्जन करते हैं। कौन? तो सरीसृप वर्ग। अगला है प्रश्न कि बच्चा खेल रहा है। प्रश्न संख्या 35 है कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा? तो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो अपूर्ण वर्तमान। अगला प्रश्न है स्वागत। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो हो जाएगा सु का। किसका? तो सु का। सु जो है उपसर्ग से बने कुछ और शब्द जैसे सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र हो जाएंगे। उपसर्ग का अर्थ होता है कि किसी शब्द के समीप अर्थात पहले आकर नया शब्द बनाना। हार शब्द का अर्थ हो जाएगा पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्द को जोड़ने से नया शब्द क्या बनेगा? तो प्रहार बनेगा। यानी कि प्र जोड़ हार, जिसका अर्थ हो जाएगा चोट करना। अगला है प्रश्न निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? यानी कि असंगत विकल्प इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास हो जाएगा। याद रखिए यह जो है आपका असंगत है। इसमें क्या हो जाएगा? तो बिना सोचे समझे या विचारे किए गए विश्वास के लिए अंधविश्वास होगा। याद रखिएगा। और ये सभी जो है बाकी बचे 3 ये सब सही है। यानी गायों को पालने वाला को क्या कहेंगे? तो गोपाल। गोद लिया गया पुत्र दत्तक, किए गए उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ। आगे है महत्वपूर्ण शब्दों के लिए अनेक शब्द, जैसे जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहेंगे? तो सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे कहेंगे सर्वज्ञ। सदैव रहने वाला तो शाश्वत। किसी के साथ संबंध न रखने वाला तो निसंग। नष्ट होने वाला को कहेंगे नश्वर। 2 बार जन्म लेने वाला को कहेंगे क्या? तो द्विज कहेंगे। जंगल में लगने वाली आग को कहेंगे दावानल। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाएगा? तो अंतेवासी।
जो मापा न जा सके, अपरिमेय जो पहले पढ़ा न गया हो, यानी कि अपठित। अगला प्रश्न है, गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जानते हैं? गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो माटा के नाम से। याद रखिएगा, गुजरात के नवीन कौप मृदा को माटा के नाम से जानते हैं। गुजरात में पुरानी कौप मृदा को जो है गोरडू कहते हैं। क्या कहेंगे? तो पुरानी को गोरडू कहेंगे। मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि मृदा शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो भौतिक भाषा के शब्द सोलम से हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को जो है 8 प्रकारों में विभाजन किया है। कितने प्रकार के? तो 8 प्रकार में, याद रखिएगा। पहला है जलोढ़ मिट्टी। पहला है कौन सा? तो जलोढ़ मिट्टी, यानी कि यह जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग की बात करें तो 40% भागों पर फैला हुआ है। कौन सा? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टिया में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्व की प्रचुरता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। आगे है कि भूगर्भिक संरचना और संगठन के आधार पर इसे बांगर और खादर में वर्गीकृत किया गया है। किसको? तो जलोढ़ मिट्टी को। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। क्या कहेंगे? तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहेंगे और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? तो खादर कहेंगे। याद रखिएगा। अगला है दूसरा मिट्टी, काली मिट्टी। भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडा होने के उपरांत बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय व अपर्दन से हुआ है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, एल्यूमिनियम व कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होती हैं, जबकि नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस आदि की कमी होती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी या चरनोजम मिट्टी या फिर काली कपासी मिट्टी के नाम से जो है जाना जाता है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसको कहा जाता है? तो काली मिट्टी को। अगला है तीसरा, लाल मिट्टी, यानी कि रेड सोल। इस मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांत्रिक शैल के विघटन एवं वियोजन से होता है। लाल मिट्टी का रंग लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण लाल होता है। याद रखिएगा कि लाल मिट्टी का जो रंग होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है लाल दिखाई देता है। इस मिट्टी को जो है लाल एवं पीली मिट्टी भी कहते हैं। पीली मिट्टी या लाल मिट्टी किसको कहेंगे? तो लाल मिट्टी को। याद रखिएगा। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। चौथा है लैटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठार के ऊपरी भागों में पाया जाता है। 200 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में चूना व सिलिका के निक्षालन से इसकी उत्पत्ति होती है। लैटेराइट मिट्टिया का स्वरूप जो है वो ईंट के जैसा होता है। कैसा होता है? तो ईंट के जैसा। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड व एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। अगला है पांचवा मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। कौन सा हो जाएगा? तो पांचवा मिट्टी हो जाएगा पर्वतीय मिट्टी। इस मृदा को वनीय मृदा भी कहते हैं, यानी कि पर्वतीय मिट्टी को क्या कहेंगे? तो वनीय मृदा। यह मृदा हिमालय की घाटियों के ढलानों पर 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में पाई जाती हैं। वनीय मिट्टी में पोटास, फास्फोरस व चूने का अभाव होता है। किस चीज़ का अभाव होता है? तो पोटास, फास्फोरस और चूने का अभाव। अगला है शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी। छठा मिट्टी हो जाएगा शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी। यह मिट्टी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में अरावली पर्वत और सिंधु घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस मिट्टी में ह्यूमस व जैव पदार्थ कम मात्रा में पाया जाता है। और सातवां हो जाएगा लवणीय व क्षारीय मिट्टियाँ। यह एक अंतः क्षेत्रीय मिट्टी है जिसका विस्तार जो है सभी जलवायु प्रदेश में है। आगे है कि इस मिट्टी में सोडियम और मैग्नीशियम की प्रचुरता के कारण यह मिट्टी लवणीय तथा कैल्शियम व पोटेशियम की प्रचुरता के कारण क्षारीय हो जाती हैं। और आठवां मिट्टी हो जाएगा पीट एवं दलदली मिट्टियाँ। इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। यह मुख्यतः तटीय प्रदेश एवं जल जमाव के क्षेत्र में जो है पाई जाती हैं। इस मिट्टी में घुलनशील लवण की प्रचुरता होती है, परंतु फास्फोरस व पोटास का अभाव होता है। किस मिट्टी में? तो पीट या दलदली मिट्टी में। अगला है प्रश्न संख्या 39 कि निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती हैं? तो वह करती है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड करती हैं।
आगे है कि यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्य के दूर दराज के इलाकों में विशिष्ट स्थान और दुर्गम क्षेत्र में परिवहन के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करता है। अगला है ओएनजीसी। ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। ओएनजीसी की स्थापना की बात करें तो 14 अगस्त 1956 को हुआ था। ओएनजीसी भारत सरकार की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसका मुख्यालय जो है देहरादून जो कि उत्तराखंड में है। ओएनजीसी का पूरा नाम हो जाएगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओएनजीसी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अरुण कुमार सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ओएनजीसी के वर्तमान अध्यक्ष तो अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी एक महारत्न कंपनी है। पवन हंस की स्थापना 1985 में हुई थी। याद रखिएगा कि पवन हंस की स्थापना अगर पूछे तो 1985 हो जाएगा और यह भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी है। कौन? तो पवन हंस कंपनी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है? तो वह जगह बिहार में। कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे है भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, परंतु 1881 से अर्थात लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष में नियमित जनगणना यानी कि नियमित दशकीय जनगणना प्रारंभ हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे तो वह जाएगा दिल्ली। अगला है कि डब्ल्यू सी प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। भारत में विश्व की 17.7% जनसंख्या निवास करती है। नागालैंड देश का एकमात्र राज्य है जहां जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो नकारात्मक रही है, याद रखिएगा। अगला है कि 1921 ईस्वी को भारत की जनसंख्या का बृहत विभाजन वर्ष यानी कि ग्रेट डिवाइड ईयर्स कहते हैं। वही 1951 ईस्वी को जनसंख्या में भारी वृद्धि के प्रारंभिक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 3 राज्य हो जाएंगे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 3 राज्य हो जाएंगे। कौन? तो नागालैंड, केरल और गोवा हो जाएगा। आगे है कि देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य वह कौन हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा। याद रखिएगा देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए राज्य तो वह हो जाएगा केरल राज्य। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? वह किया गया था गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पर? तो राजस्थान में। कहाँ पर किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था, याद रखिए। आगे है बहुत सारे सैन्य अभ्यास, माह, देश, सेना और आयोजन स्थल। जैसे गरुड़ शक्ति 2024 का 9वां संस्करण हुआ था। गरुड़ शक्ति 2024 का 9वां संस्करण जो हुआ था कब हुआ था? तो नवंबर 2024 में। नवंबर 2024 में हुआ था। साथ ही देश की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन। जिसमें सेना की बात करें तो थल सेना और आयोजन स्थल की बात करें तो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। आगे है बिनवैक्स 2024। इसका 5वां संस्करण नवंबर 2024 में हुआ था भारत और वियतनाम के बीच। किसके बीच? तो भारत और वियतनाम के बीच। सेना की बात करें तो थल सेना और वायुसेना था और आयोजन स्थल की बात करें तो अंबाला और चंडी मंदिर में हुआ था, यहाँ हरियाणा में। आगे है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास 18वां संस्करण 2024 में हुआ था नवंबर 2024 में। इसमें कौन कौन सा देश शामिल हुआ था? तो भारत और नेपाल। सेना की बात करें तो थल सेना था और आयोजन स्थल की बात करें तो कहाँ पर हुआ था सूर्य किरण युद्ध अभ्यास? तो नेपाल में। अगला है अष्टरा हिंद 2024। इसका 3रा संस्करण जो हुआ था नवंबर 2024 में हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। सेना था इसमें थल सेना और यह हुआ था पुणे, महाराष्ट्र में। ब्रज प्रहार 2024 का 15वां संस्करण की बात करें तो नवंबर 2024 में हुआ था भारत और अमेरिका के बीच। ब्रज प्रहार की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ था नवंबर 2024 में। सेना का नेतृत्व किया था थल सेना और आयोजन स्थल की बात करें तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ब्रज प्रहार तो अमेरिका में। अगला है नसीम अल वहर 2024। यह हुआ था अक्टूबर 2024 में भारत और ओमान के बीच। नौसेना
इसका इसमें जो सेना था उसमें नौसेना था और यह हुआ था आयोजन इसका गोवा में। अगला है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स 2024 का 31वां संस्करण यह हुआ था अक्टूबर 2024 में भारत और सिंगापुर के बीच। इसमें नौसेना ने भाग लिया था और यह हुआ था विशाखापत्तनम में। अगला है मलाबार 2024 का 28वां संस्करण। मलाबार 2024 का 28वां संस्करण जो है यह हुआ था अक्टूबर 2024 में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, ये याद रखिएगा। इसमें जो नौसेना भाग लिया था और विशाखापत्तनम में हुआ था ये भी। अगला है काजिंड 2024। यह हुआ था सितंबर 2024 में भारत और कजाकिस्तान के बीच। भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद हुआ था। इसका नेतृत्व जो किया था थल सेना ने और कहाँ पर हुआ था तो औली उत्तराखंड में। अगला है वरुण 2024 का 22वां संस्करण। वरुण 2024 का 22वां संस्करण यह हुआ था सितंबर 2024 में भारत और फ्रांस के बीच, जिसमें नौसेना ने इसका नेतृत्व किया था और भूमध्य सागर में हुआ था। अगला है युद्धाभ्यास 2024। यह हुआ था सितंबर 2024 में भारत और अमेरिका के बीच। युद्धाभ्यास किसके किसके बीच हुआ था तो भारत और अमेरिका के बीच। इसका नेतृत्व थल सेना ने किया था और यह राजस्थान में हुआ था। अल नजाह की बात करें तो अल नजाह 2024 हुआ था सितंबर 2024 में भारत और ओमान के बीच। थल सेना ने इसका नेतृत्व किया था और यह ओमान में हुआ था। अगला है उदार शक्ति 2024। उदार शक्ति ये हुआ था अगस्त 2024 में भारत और मलेशिया के बीच। इसका नेतृत्व थल सेना ने किया था और यह हुआ था कहाँ पर तो मलेशिया में। मित्र शक्ति 2024 का 10वां संस्करण जो हुआ था अगस्त 2024 में हुआ था और यह किसके बीच अगर पूछे तो मित्र शक्ति हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। इसका नेतृत्व की बात करें तो थल सेना ने किया था और यह कहाँ पर हुआ था तो श्रीलंका में। एक्स खान क्वेस्ट का 21वां संस्करण की बात करें तो जुलाई अगस्त 2024 में हुआ था और यह जो हुआ था बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हुआ था। इसका नेतृत्व की बात करें तो सेना था उसमें थल सेना और उलान बटोर जो कि मंगोलिया में हुआ था। अगला है नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण जुलाई 2024 में भारत और मंगोलिया में। कहाँ पर तो भारत और मंगोलिया में मंगोलिया के बीच हुआ था। साथ ही इसमें थल सेना का नेतृत्व था और उमरोई मेघालय में हुआ था इसका नेतृत्व। अगला है मैत्री। मैत्री का 13वां संस्करण की बात करें तो जुलाई 2024 में हुआ था और मैत्री हो जाएगा भारत और थाईलैंड के बीच। ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, बस इतना पूछेगा कि मैत्री जो हुआ था युद्धाभ्यास यहाँ किसके किसके बीच हुआ था तो मैत्री किसके किसके बीच हुआ था तो वो हो जाएगा भारत और थाईलैंड के बीच हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे है होपैक्स। होपैक्स जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था तो होपैक्स हो जाएगा भारत और मिस्र के बीच। इसका नेतृत्व जो किया था वायुसेना ने किया था और यह मिस्र में हुआ था। अगला है जीमैक्स। जीमैक्स हुआ था भारत और जापान के बीच। नौसेना इसका नेतृत्व किया था और यह कहाँ पर हुआ था तो यूकोसुआ जापान में। और अगला है रेड फ्लैग अभ्यास। यह कब हुआ था तो जून 2024 में। यह बहुराष्ट्रीय है, याद रखिएगा। और इसमें जो है नेतृत्व इसका कौन किया था तो भारतीय वायुसेना। और कहाँ पर हुआ था तो अलास्का यूएसए में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 42 की। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है तो वह किया है मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर में, याद रखिएगा। बिहार एलडीसी को यह पुरस्कार निम्न उपलब्धियों के लिए जो है दिया गया है। किसके लिए तो यह दिया गया है नई तकनीक को अपनाना, राज्य की बिजली प्रणाली का एकीकृत संचालन सुनिश्चित करना और स्टेट ऑफ द आर्ट नेक्स्ट जेन साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने के लिए दिया गया है। अगला है प्रश्न की लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है तो लीची अनुसंधान कहाँ हो जाएगा तो वह जगह मुजफ्फरपुर। कहाँ हो जाएगा तो मुजफ्फरपुर में हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे है बिहार के प्रमुख शोध एवं अनुसंधान संस्थान जैसे केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा तो गरौल वैशाली में। आलू विकास एवं शोध संस्थान यह हो जाएगा बिहार शरीफ आलू विकास एवं शोध संस्थान। मक्का विकास एवं शोध संस्थान कहाँ पर हो जाएगा तो मक्का हो जाएगा बेगूसराय। चावल कहाँ पर हो जाएगा तो चावल हो जाएगा आरा में। राष्ट्रीय लीची विकास तो हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना तो मखाना कहाँ का हो जाएगा तो हो जाएगा दरभंगा का। अगला है टसर सिल्क विकास केंद्र तो सिल्क कहाँ का हो जाएगा तो भागलपुर, याद रखिएगा। अगला है 8वां फल विकास एवं शोध संस्थान तो फल हो जाएगा सबौर जो कि भागलपुर में है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यह हो जाएगा पटना में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो कि पूसा में है और कहाँ हो जाएगा पूसा तो समस्तीपुर। अरेबिक और फारसी अनुसंधान संस्थान हो जाएगा पटना।
प्राकृतिक जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान कहाँ पर है? तो वैशाली में। और A.N. सिन्हा शोध संस्थान तो वो जगह पटना में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो वह जगह मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यह जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करता है। आगे है कि जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले कारक है साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा द्वारा दर्शाए गए व्यक्ति के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण। गुणवत्तापूर्ण जनसंख्या से बेहतर मानव संसाधन का निर्माण होता है जो किसी देश के प्रगति या विकास से महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला है मानव संसाधन। किसी देश के संदर्भ में मानव संसाधन उसकी जनसंख्या में पाई जाने वाली योग्यता, क्षमता, कौशल एवं ज्ञान है जो उस देश के लिए मानव पूंजी का निर्माण करता है। आगे है भारत का साक्षरता दर। भारत का साक्षरता दर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04%। साथ ही बिहार की साक्षरता दर की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 61.82% हो जाएगा। अगला है जीवन प्रत्याशा। किसी व्यक्ति या समूह के लोगों द्वारा सामान्य परिस्थितियों में जीने की अपेक्षित औसत वर्षों की संख्या हो जाएगा। जीवन प्रत्याशा को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सुरक्षा जैसे चीज़ें। 2024 में भारत की जीवन प्रत्याशा हो जाएगा 70.62 वर्ष। अगला है बिहार की जीवन प्रत्याशा तो 69.2 वर्ष हो जाएगा। अगला है मुद्रास्फीति। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुएं और सेवाओं की कीमत जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि दोनों का कीमत बढ़ जाता है। कीमतों में इस वृद्धि को क्या कहेंगे? तो मुद्रास्फीति कहेंगे। भारत में मुद्रास्फीति की गणना 2 सूचियों पर होती है। पहला है थोक मूल्य सूचकांक और दूसरा हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला है 2 से 3% मुद्रास्फीति के लिए ठीक होती है, जबकि इससे अधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए जो है वो हानिकारक होती है। अगला है कौशल निर्माण। कौशल निर्माण का अर्थ है उन कौशल का विकास करना जिनकी कंपनी को अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूप से आवश्यकता होती है तथा जो संगठन की भविष्य के योजनाओं के अनुरूप होता है। अगला है कौशल विकास हेतु भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 से जो है वो चला रही है। क्या चला रही है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 2015 में। कब हुआ था? तो 2015 में इसका शुरुआत हुआ था। अगला है प्रश्न की निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो वह जगह राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। यह जगह गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। आगे है बाजार क्रिया। बाजार क्रिया क्या है? तो जब कोई व्यक्ति या किसान मंडी में बेचने के उद्देश्य से वस्तुओं या खाद्यान्न उत्पादन करता है तो उसे बाजार क्रिया कहते हैं। और दूसरा है गैर बाजार क्रिया। तो जब कोई व्यक्ति या किसान अपने परिवार के उपयोग हेतु वस्तुएं या खाद्यान्न का उत्पादन करता है तो उसे गैर बाजार क्रिया कहते हैं। अगला है प्रश्न की बहुराष्ट्रीय निगम की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? बहुराष्ट्रीय निगम की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो वह जगह वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है और दूसरा हो जाएगा उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों में संगठित किया जाता है, यानी कि ए और सी जो है यह गलत है, याद रखिएगा। आगे है बहुराष्ट्रीय निगम यानी कि MNC एक ऐसी कंपनी है जो अपने देश के साथ साथ दुनिया भर के अन्य देशों में भी काम करती है। कौन? तो बहुराष्ट्रीय निगम है। यह एक देश में स्थित एक केंद्रीय कार्यालय रखता है जो इसके सभी अन्य कार्यालयों जैसे प्रशासनिक शाखाओं या कारखाने के प्रबंधन का समन्वय करता है। कौन? तो बहुराष्ट्रीय निगम करता है। अगला है बहुराष्ट्रीय निगम के प्रमुख कार्य। पहला हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माल के उत्पादन को नियंत्रित करना। दूसरा हो जाएगा विभिन्न देश के बीच विभिन्न वस्तुओं के आयात और निर्यात को नियंत्रित करना। अगला है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है? तो विश्व के सभी देश की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के साथ जोड़ने की क्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? तो विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण में मुख्य भूमिका निभा रही है। विभिन्न देश के बीच अधिक से अधिक वस्तुएं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत की बात करें तो 1990 के दशक में हुई। कब हुई? तो 1990 के दशक में।
अगला है कि पीवी नरसिम्हा राव को भारत में वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। भारत में वैश्वीकरण का जनक किसको कहा जाता है? तो पीवी नरसिम्हा राव को। अगला है वैश्वीकरण के जनक पीटर सदरलैंड है। वैश्वीकरण के जनक कौन हो जाएंगे? तो पीटर सदरलैंड हो जाएंगे। ये पूर्व अंतरिक्ष अटॉर्नी जनरल यूरोपीय कमिश्नर थे। वित्त वर्ष 2023-24 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। कौन? तो चीन हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर जो है आपको क्लास को एंड कर दिया जाता है और अगले क्लास में जो है प्रश्न संख्या 48 से लेकर के पूरे 100 तक के प्रश्नों को जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इस वीडियो में जो है आपको 1 से 100 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कराने में लगभग 2 घंटा का समय लगेगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वजह से जो है आपको यहीं पे क्लास को एंड किया जाता है। साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।